हेलो गाइस, तो जो आज हम चैप्टर करेंगे वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शॉर्ट एंड सिंपल चैप्टर होगा और ये आपको बेसिक चीज़ें बता देगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमारे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा इसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो थ्योरी है ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा जो गवर्नमेंट थी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, और इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया गया उसके रिलेटेड ये स्टोरी है पूरी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम 1951 के अंदर शंकरी प्रसाद केस से। शंकरी प्रसाद केस, ये जितने भी केस की मैं बात कर रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन की जो अभी प्रेजेंट डे सिचुएशन है वो इन सभी डिबेट्स एंड केसेस के थ्रू होकर ही हुई है। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, फर्स्ट अमेंडमेंट उसके रिलेटेड था। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आर्टिकल 368 है, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर वो सब कुछ अमेंड कर सकता है कि फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकता है, और उसके अंदर मतलब पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी ढंग से चेंज कर सकता है। तो सुप्रीम पावर दे दी गई पार्लियामेंट को। उसके बाद जो केस आया 1967 में, गोलकनाथ केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर गिवन अ ट्रांसडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन, हेंस पार्लियामेंट कैन नॉट ब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट्स। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अपनी पिछली वाली बात से पलट गया और उसने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। तो उसका कहना था सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। इसके बाद तो देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना नज़रिया बदला। उसके बाद क्या हुआ, जब ये गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट हर चीज़ को बदली नहीं कर सकता, तो पार्लियामेंट ने उसके रिएक्शन के अंदर 24th अमेंडमेंट एक्ट पास की। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। तो ये टाइम था जब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर। इस 24th अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने क्या किया, इट डिक्लेयर्ड द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 एंड सच एन एक्ट विल नॉट बी अ लॉ अंडर मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। यानी कि सुप्रीम पावर with parliament to amend the constitution। यानी कि उसको फुल पावर दे दी गई कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद इसके रिटेलिएशन के अंदर फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस हुआ, केशवनंदा भारती केस। 1973 का केशवनंदा भारती केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड इट्स प्रीवियस जजमेंट, जो गोलकनाथ जजमेंट थी उसको ओवर रूल किया, और इसने मान लिया 24th अमेंडमेंट को कि हाँ आप अमेंड कर सकते हैं, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इन्होंने वेरी स्मार्टली एक चीज़ इंक्लूड कर दी कि बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली उनको पावर भी दे दी, लेकिन ये भी कह दिया अगर बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे फंडामेंटल राइट लिए गए कि जो कि हमें लगता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को ही खराब कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो हम उसे वॉइड घोषित कर देंगे। So this means that the parliament cannot abridge or take away a fundamental right that forms a part of the basic structure of the constitution। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है
केशव नंदा भारती केस, जिसके अंदर ये इंक्लूड किया गया। उसके बाद फिर पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट लेके आए उसके रेटिलिएशन के अंदर। उसके अंदर पार्लियामेंट ने फिर से कहा, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द पार्लियामेंट एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग दैट ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो फिर पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कहा कि 1976 में आया ये, कि नहीं भाई, हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमारा अधिकार है। इसके रिटेलिएशन में फिर एक कोर्ट ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने, मिनेर्वा मिल केस, जिसका नाम है मिनेर्वा मिल केस 1980। तो इसने ये इनवैलिड कर दिया कि नहीं, आप सब कुछ अमेंड नहीं कर सकते। और बेसिक स्ट्रक्चर की जो केशवानंदा भारती केस के अंदर जो बात हुई थी, उसको इसने स्ट्रेंथन किया कि आप चेंज कर सकते हैं जो मर्जी चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन अगर उसने बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म किया कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो नन एंड वॉइड हम उसको घोषित कर देंगे। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी अब तक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं 1951 से लेके जो चला 1980 तक। सबसे पहले शंकरी प्रसाद, फिर गोलकनाथ, 24th अमेंडमेंट, केशवानंदा भारती, 42nd अमेंडमेंट, मिनेर्वा मिल केस। तो ये आपको एक समरी दे देता है अब तक जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो जो अब आखिरी में जो पोजीशन बनती है वो मैं बता देता हूँ। Parliament cannot, under Article 368, extend its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the Constitution or to destroy its basic structure. The donning of a limited power cannot be the exercise of that power, convert the limited power into an unlimited one. So, चीज़ ये है, Parliament under Article 368 can amend the Constitution and fundamental rights, except that it does not amend the basic structure. तो ये एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव बीच में, और यानी कि उसके पास पावर भी है लेकिन इतना भी पावर नहीं है कि वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही अदला बदली कर दे, जो बेसिक फिलॉसफी है उसको ही ख़राब कर दे। अब जो एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, अब आप पूछेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई, तो बेसिक स्ट्रक्चर है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ येट टू डिफाइन और क्लासीफाई एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हम पर छोड़ दीजिए, हम बताएंगे आपको टाइम टू टाइम कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसा अभी कोई डिफाइंड बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अगर लगेगा किसी भी चीज़ के अंदर कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है, तो वो इस पर रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी डिफाइंड है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में आता है कि इज़ बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड, तो नहीं, नो आएगा उसका आंसर। तो विद कमिंग जजमेंट्स आपको ये पता चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या कौन सी चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड हैं। तो अब तक जो कुछ हमारे पास क्लैरिटी आई है वो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूडेड है वो है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, फिर है सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, फिर फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, वेलफेयर स्टेट, जुडिशियल रिव्यू, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, parliamentary system, rule of law, harmony and balance between fundamental rights and directive principle of equality, free and fair elections, independence of the judiciary, limited power of parliament to amend the constitution, effective access to justice, principles underlying fundamental rights, power of the Supreme Court under Article 32, 136, 141, 142 and power of the High Court under Article 226 and 227. तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। ये जो भी मैंने चीज़ बताई ये याद कर लीजिएगा बस। ये काफ़ी शॉर्ट एंड सिंपल है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि अब तक हम कहाँ पर हैं, पहुँचे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पर। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम डाउट है तो आप कमेंट डाउन बिलो, और प्लीज़ डू शेयर इट विद अदर पीपल जिन्हें पॉलिटी समझ नहीं है पेपर के लिए, जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी वो कर रहे हैं जिसके अंदर पॉलिटी आती है।
it will be really helpful. And please do like and subscribe and do share it with all the people. It really motivates us to bring new chapters